हेलो एवरीवन। कल आपके बोर्ड का पेपर है क्लास 10th का मैथ्स का। तो आज मैं आपने बहुत सारी चीज़ें अब आपने पढ़ ली होगी, कंप्लीट हो गई होगी, आपका सब कुछ सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं बस आपको वन टेक में पूरे के पूरे जो चैप्टर्स आपके हैं, आपने क्या कुछ छूटा तो नहीं, मैं आपका पूरा वन टेक में मैं आपको हर चीज़ इस वाले वीडियो में आपको हर चीज़ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर था आपका है वो रियल नंबर। बेटा फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर है, जो कि रियल नंबर के पास आपका अच्छा खासा आपके मार्क्स हैं इसके पास। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एचसीएफ और एलसीएम, बस आपको ये दो चीजें आपको करनी है। आपको बस एलसीएम और एचसीएफ याद रखना है, एलसीएम और एचसीएफ आपको ये दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। इसके फॉर्मूला जो होता है आपने क्वेश्चंस भी करे होंगे, ये आपको क्वेश्चंस आप में आना ही आना है। एक फंडामेंटल थ्योरम आपकी अर्थमेटिक की एक ये आपको जरूर करनी है जो आपकी पावर एन और एम में है। और दूसरी चीज आपको जो कंप्लीट करनी है वो है आपके इरेशनल और रैशनल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो ये तो आपको करना ही करना है। तो इस वाले चैप्टर में रियल नंबर में आपको बस तीन चीजें करनी है। एक तो आपके एलसीएम एचसीएफ वाला करना है, एक फंडामेंटल थ्योरम वाला एक थ्योरम करनी है, और आपका इरेशनल और रैशनल नंबर वाली चीजें ही करनी है। बस ये तीन तरीके के क्वेश्चन ही आपके इस वाले चैप्टर में आपके बोर्ड में आपको मिल सकते हैं। अगर ये नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको अभी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये कि आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, और आप क्लास 10th में आपका जो चैप्टर मिलेगा वो आपका अल्फा और बीटा के ऊपर ही मिलेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन अल्फा और बीटा के ऊपर ही आएगा। बेसिक का पेपर हो सकता है, बेसिक का क्वेश्चन हो सकता है कि वो एक आपका इजी बनाने की कोशिश कर दे, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड का पेपर है वो अल्फा और बीटा के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि बेसिक का पेपर भी, बेसिक में क्वेश्चन ये नहीं आ सकता, उसमें भी आ सकता है। ये याद रखना आपको, अल्फा एंड बीटा आप लोगों के लिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आरडी शर्मा के, ये आरएस अग्रवाल में भी है, आरडी में भी है। एनसीईआरटी में आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के क्वेश्चंस नहीं मिल सकते, लेकिन आरडी शर्मा में क्वेश्चन जरूर है। आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाना है, यही आपके क्वेश्चंस है। सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जीरोस आपको पता ही है, जीरोस आपके अल्फा बीटाइज होते हैं। और आपकी रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये आपका कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चंस आ जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, अल्फा बीटा की और ये सब चीजें क्लियर है आप लोगों को इसमें। कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकती है आपको इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसकी रिलेशनशिप आप पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका मतलब फैक्टराइज मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करेंगे पहले आप इसका, और उसमें x की 2 वैल्यू निकालेंगे अल्फा बीटा, और उसके आपको अल्फा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको कंप्लीट करने हैं इसमें। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट इन जीरो क्या होता है सी अपॉन ए। तो b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c होता है कांस्टेंट टर्म। तो याद रखिएगा आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनोमियल में। जिस तरीके से रियल नंबर में आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एचसीएफ और एलसीएम, फंडामेंटल थ्योरम, और दूसरी है आप तीसरा काम है इसमें इरेशनल और रैशनल, आप जिसमें पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का मिलता है। सेकंड है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको क्या कंप्लीट करना है बेटा, अल्फा और बीटा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसी के ऊपर क्वेश्चन घूमेंगे, इसी के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो ये कंप्लीट करके ही जाना है। और दूसरा काम है रिलेशनशिप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास आपका लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आसान चैप्टर्स हैं आप लोगों के लिए। आप पूरे 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो इस साल, पूरे के पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं। अब आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी 3 लाइंस होती हैं इसमें। आप एनसीईआरटी के जब फर्स्ट पेज पे ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एक टेबल मिलती है जिसमें कि इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी आती है, पैरेलल लाइंस आती है, और आपकी कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं। तो याद रखना, एक तो वो तीनों चीजें आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, क्योंकि उसके ऊपर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ये याद रखिएगा। इसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम जरूर मिलनी है, ग्राफिकल मेथड भी आ सकता है आपका इसमें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड आपको सिखाए गए हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिकल मेथड। ग्राफिकल में तो आप ग्राफ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और एल्जेब्रिक में आप लोग क्या करते हैं, 2 मेथड आपको दिए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका एलिमिनेशन मेथड।
बिल्कुल क्लियर है। इस चैप्टर में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर होना चाहिए और आपका एलिमिनेशन मेथड क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम 100% मिल सकती है इस वाले चैप्टर की, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम इसी चैप्टर में ज्यादातर बनती है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहला लाइन कौन सी होती है, आपकी कोइंसिडेंस लाइन कौन सी होती है जो ओवरलैप करती है, और तीसरी लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। ये तीनों लाइन की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। इसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे पहला लाइन में नो सॉल्यूशन आपके, और आपके जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये बोर्ड के लिए आपके मोस्ट, अगर आपने अभी नहीं करे हैं तो इसे प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर नंबर 4 पे आपके यहाँ पे आपके पास है, जो कि इक्वेशन होती है कि ax² प्लस bx प्लस c। आपको पता ही है कि इक्वेशन में कोई भी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाती है। तो मेन बात है आपको इसमें क्या करना है बेटा, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मिलता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको इसमें क्या पता होना चाहिए बेटा, इसमें भी वर्ड्स प्रॉब्लम 100% मिल सकती है आपको, आरडी की या आपकी एनसीईआरटी की कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी को बेस रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर ज्यादातर मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस तो आपको बाहर के मिलेंगे ही मिलेंगे। मेन बात आ जाता है इसमें आपका नेचर ऑफ रूट्स, आपका नेचर ऑफ रूट्स ये याद रखिएगा। नेचर ऑफ रूट्स बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इसमें एंट्री कर जाता है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट बेटा, डिस्क्रिमिनेंट 3 यहाँ पे रोल कंप्लीट करता है, क्योंकि डी की अगर कोई डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, या डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, ये 3 चीजों के ऊपर क्वेश्चंस आपको नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये 100% बात है बेटा आप लोगों की, तो इसलिए आपको इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वन टेक में आपको जो मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए, अगर आपको पूरे 100 में से 100 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। अब आती है दूसरी चीज बेटा, नेचर ऑफ रूट्स आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर अंदर वैल्यू माइनस की हो जाती है तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसमें लिख सकते हो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स क्या होते हैं बेटा आप लोगों की, कि इसमें एक्स की वैल्यू होंगी या नहीं होगी, तो वो बस रूट्स में आती है। सिंपल फंडा रखना है आपको, अपने पेपर में ज्यादा कुछ नहीं ज्यादा सोचना है, सिंपल सी बातें सोचनी है और सिंपल से क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको अपने दिमाग को बहुत रिलैक्स फील करवाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपकी एपी के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर आपका एपी। अब एपी में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, आपने एपी में क्या क्या पढ़ा है बेटा, एपी में आप सबसे पहले आपका जो एपी चैप्टर है इसमें आपने an पढ़ा है। an का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा आपने, और फिर sn सम, आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है बेटा, अब आपने जो सम और इसमें सम और आपने ये पढ़ा है, आपने ये दोनों चीजें पढ़ी हैं, आपने an और sn के फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं, तो ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको दोनों को मिक्स करके मिलेगा। an प्लस sn इज इक्वल टू क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा, आपका क्वेश्चंस बनेंगे, दोनों को जोड़कर ही बनाएगा वो क्वेश्चन, याद रखना, जिसमें आपका an से n भी पूछा जाएगा, an से आपको n भी निकलवाएगा और आपका sn भी आपसे निकलवाएगा, वो ही आपका फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करवाएगा, पूरे क्वेश्चन के बोर्ड के क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। इस वाले चैप्टर में आपका फॉर्मूले बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं, और एक सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपकी बेटा यही रहती है कि आपको फॉर्मूले तो आपको हर एक चैप्टर के पता होने ही चाहिए। मैथ्स का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए, 30 तक आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, जब भी आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो ऑन टाइम। ठीक है, तो मेन बात हो गया आपका ये आपका एपी चैप्टर। सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिंपल सा बोला इसमें कि आपको दोनों को जोड़कर आपको क्वेश्चन क्रिएट करने आनी चाहिए। आपको सिंपल सी बात है, आपके टीचर ने आपको सिखाया भी होगा और आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। तो अब आते हैं हम लोग आपका ट्रायंगल चैप्टर। आपका जो ट्रायंगल चैप्टर है बेटा, ये है ट्रायंगल एक सेकेंड,
अब आ जाता है आपका ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर में आपने सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर, कॉन्ग्रुएंस आप भी सीख कर आए थे क्लास 9th में, सिमिलर आपने सीखा था क्लास 10th में। सिंपल सी बात है। अब इन दोनों को जोड़कर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने भी क्रिएट करके दिखाया गया है आपको, जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रुएंस की भी बात करी गई है, जिसमें सिमिलरिटीज की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलरिटीज क्या होती है। वो तो आपको पता है, शेप और साइज की चीजें जो होती हैं वो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस के अंदर लाइज करती हैं। सबसे पहले इस पे बीपीटी थ्योरम पता ही होनी चाहिए बेटा आप लोगों को, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हो या थिल्स थ्योरम, इनकी स्टेटमेंट भी जरूर याद होनी चाहिए आपको। आपका क्वेश्चन, दूसरी चीज है आपकी इसकी इनवर्स, आपको कन्वर्स पता होना चाहिए बीपीटी की। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बहुत आसान आने वाला है। ट्रायंगल का क्वेश्चन ट्रायंगल का हार्ड नहीं बनता है, क्वेश्चन बहुत आसान होगा, बस आपको ज्योमेट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए पीछे से, सिंपल। फिर आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन बनकर आता है, तो उस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं, और आपने सैंपल पेपर में भी आपने देखे होंगे कि आपके एक थ्योरम दे रखी है, उसके पास ही एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, वो थ्योरम के बेस पर ही होते हैं क्वेश्चन। तो मेन बात आपकी यह है कि आपको एक तो इसमें सिमिलरिटीज पता होनी चाहिए, इसमें आपको कॉन्ग्रुएंस पता होना चाहिए, और आपका इसमें बीपीटी थ्योरम पता होनी चाहिए, प्रॉपर आपको आनी चाहिए, और कन्वर्स और बीपीटी पता होनी चाहिए। तो वो आपको ट्रायंगल कंप्लीट कर देगा। ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना, ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चंस आपके राइट एंगल ट्रायंगल को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जोड़ देता है। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी आपको एक एग्जांपल में दिया गया है। ठीक है, अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बेटा मैं आपको क्या कहता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये तो सिर्फ ये दे रखा है। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, x1 + x2/2, और y के केस में y1 + y2/2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सेंट्रोइड में आप प्लस सेंट्रोइड फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको इस क्वेश्चन में पता होनी ही चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर सपोज करो कि कोई पॉइंट है P और Q, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आप लोगों का, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का। बेटा आपका ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सबने पढ़ ही लिया होगा। सेक्शन फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इंटरनली में प्लस आता है और एक्सटर्नली अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे माइनस आ जाता है ऊपर नीचे, बस ये याद रखिएगा। अगर सेक्शन फॉर्मूले में अगर आप लोगों को आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो इंटरनली वाला दिया गया है, जिसमें प्लस दिया गया है ऊपर नीचे, अगर एक्सटर्नली क्वेश्चन कोई आ जाता है कि एक्सटर्नली में कोई क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला, तो वहां पर आपके माइनस आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आसान आने वाला है आपका। इस वाले चैप्टर में तो कभी हार्ड होता ही नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आपकी कैलकुलेशन है। सिंपल सी बात है, इस वाले चैप्टर में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा क्वेश्चन इसमें मतलब गलत कर आएगा। वो इसमें सिर्फ जो भी करके आओगे, गलती होगी तो वो कैलकुलेशन में होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कैलकुलेशन पर बहुत कमांड रखिएगा। कैलकुलेशन को माइंड में, ये नहीं कि कभी कभी आप माइंड में 2 चल रहा होता है और 3 लिख कर आ जाते हो बोर्ड में, कॉपी में, और फिर आप सोचते हो कि कॉपी में हमारा गलत हो गया है। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि अपनी कमांड, अपना माइंड को बहुत काबू में रखने की कोशिश करिएगा पेपर पे टाइम पर, बिकॉज पेपर में, और ये मैथ्स का पेपर है, पहला पेपर है, तो इसलिए बहुत समझदारी से आपको आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता ही है ये दोनों चैप्टर भाई हैं अपने ये दोनों भाई हैं, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री आपको डर बहुत लगता है, ट्रिग्नोमेट्री में डर भी लगा होगा, लेकिन डरने वाली इसमें कोई बात है नहीं कि आपको इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा आपको पता होने चाहिए। आपको सब पता है बेटा, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, फिर उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता होने चाहिए। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला, सिंपल से इनके फॉर्मूले आपके पास लॉस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं मेरी, आप वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में सब चीज आपको दी गई है। तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको आइडेंटिटीज पढ़नी पड़ेंगी, रेशियोज पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने पड़ेंगे। इस वाले चैप्टर में तो आपका बहुत सारी चीजें आएंगी ही आएंगी बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें तो आपको क्वेश्चंस बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। LHS एक बार ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी आपको कोई क्वेश्चन आता है
ट्रिग्नोमेट्री का। तो ध्यान रखना, अगर आपको एक, या तो आप एक क्वेश्चन को प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व करके राइट हैंड साइड ले आइए, मतलब LHS इक्वल टू RHS ले आइए, या LHS सोल्व मत करो, RHS सोल्व कर दो, RHS से LHS ले आइए, या दोनों ही सोल्व करो और दोनों के आंसर को मैच कर दीजिए। ठीक है, LHS उठकर RHS में नहीं जा सकता, RHS उठ के LHS में नहीं आ सकता, ये दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं और अलग अलग पोजीशन में सोल्व करने हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं, या तो LHS को सोल्व करके RHS ले आइए, या RHS को सोल्व करके LHS ले आइए, या LHS और RHS दोनों सोल्व करिए और दोनों के आंसर को मैच करवा दीजिए। तो मेन बात ये होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सिंपल सी बात है, इस वाले चैप्टर को आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके 2 एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, जैसे ऊपर देख रहे हैं, तो आपको पता ही है। हाँ, इस वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन बनकर आएगा बेटा, आएगा तो जरूर 100%, एक नंबर में मिलेगा आपको, एक 4 नंबर में जरूर मिलेगा आपको। अब इसमें क्या अच्छा आने, अब इसमें क्या आने से एक 3 नंबर का जरूर मिलेगा। अब इसमें क्या आने वाला है बेटा आपका इसमें क्वेश्चन? अब सिंपल सी बात है कि वो वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ रहा होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला आता है वो आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन को आपको पहले चेंज करना पड़ता है, किसमें? एंगल ऑफ एलिवेशन में, उसके बाद ही वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ ज्यादातर एक ही क्वेश्चन फॉर्मूला यूज होता है, वो है tan थीटा का। तो ध्यान रखना, tan थीटा का फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है P/B वाला। तो ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं कि साइन और कॉस वाला यूज नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। पेपर की डिमांड क्या है उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। तो मेन बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादातर 100% आपका दोनों चीज एक साथ पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस वाले चैप्टर में। अब आता है आपका सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेटा ये दोनों चैप्टर जिस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपस में भाई थे, उसी तरीके से ये दोनों भाई भी अपने साथ, ये भी दोनों भाई कहलाते हैं, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बात पूरी सिर्फ एक सर्कल पे चल रही है, चाहे वो एरिया रिलेटेड सर्कल हो चाहे वो सर्कल हो। ठीक है, सर्कल का एक क्वेश्चन है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बार आया गया है, जिसमें कि आपका एक सर्कल के अंदर बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक तो उस क्वेश्चन को मतलब आपके एनसीईआरटी ज्यादातर, इसमें आप एनसीईआरटी जरूर करके जाइएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, एनसीईआरटी का ना तो आपको कोई एग्जाम्पल छोड़ना है, ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन छोड़ना है, वो तो आपको कंपलसरी आपने करी ली होगी, वो तो आपने जरूर ही करनी है। क्लियर? तो सर्कल और रिलेटेड सर्कल में तो आपको सिंपल बात है कि आपके पास 2 थ्योरम दी गई हैं, वो तो आप लोगों को आपको कंप्लीट होनी ही चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 10.1 हो 10.2 हो, वो तो आपको कंप्लीट करनी ही है। अब आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या करना है बेटा, इसमें तो आपको सेक्टर, आपका कोई सेक्टर हो या आपका सेगमेंट हो, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, प्लीज फॉर्मूले खुद ही डेवलप करने हैं। याद रखिएगा इस वाले चैप्टर में आपको, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में आपको डेवलप करना सिखाया गया है कि आपको फॉर्मूले कैसे आपको क्रिएट करने हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया गया है कि बहुत ईजी फॉर्मूला, जो कि 1/2 r उसका sin थीटा वाला क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, जिसमें आपके हर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो हर एक फिगर, हर एक क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, इस सर्कल और एरिया सर्कल में आपको ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो प्लीज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी मत इग्नोर करिएगा, उसकी एग्जांपल और क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने ही करने हैं। अब आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको ये वाला चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम में बेटा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पहले तो इसमें तो मोस्ट है आपके फॉर्मूलाज तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। और क्वेश्चन बहुत अच्छा से आएगा, वॉल्यूम का आ सकता है या आपका, इसमें क्वेश्चंस आपको कंप्लीट, आपको इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और आरडी के क्वेश्चंस आपको इसके करने ही करने हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम के। उसी में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अगर आपका माइंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, पैटर्न आपको ऑलरेडी आता ही होगा। बस आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको बहुत अच्छे से चलना है, बिकॉज ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखी होती है। तो अगर कभी कभी कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको इंग्लिश में डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में, तो उसे हिंदी में भी आप उसको रीड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बात मैं ये कहूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे होते हैं जिसको आपको क्वेश्चन को 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बारी में आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप थोड़ा होपलेस हो जाते हो, फिर सेकंड टाइम रिलैक्स होकर पढ़िए, थर्ड टाइम जब आप रीड करते हैं उस क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन को आपके माइंड में पैटर्न आ जाता है कि इस वाले क्वेश्चन का किस तरीके से सॉल्यूशन का पैटर्न चलेगा। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर सिंपल सा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म हुआ करता था, वो आपका डिलीटेड पार्ट हो चुका है। ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है ये आप लोगों के लिए। तो अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही करने हैं आप लोगों को। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। क्लास 9th में जो आप पढ़कर आए हो वही क्लास 10th में सेम सिलेबस है क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, बस आपको कंप्लीट करना है। अब आता है आपका स्टेट्स, जो कि आप लोगों का बहुत अच्छा है, जिसमें कि आपको पता ही है बेटा, मीन, मोड और आपका मीडियन। आई थिंक आपने ये चीज सब चीजें कंप्लीट कर ली होंगी। मीन, मोड, मीडियन तो आई थिंक बच्चा कोई नहीं छोड़ता है। बस एक बात ध्यान रखना इस वाले चैप्टर में, एक तो इंपेरिकल फॉर्मूला, तीनों का जो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला है वो जरूर कर लीजिएगा। उसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, 1 नंबर का नहीं मिलेगा तो मे बी 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, इस वाले चैप्टर में आप लोगों को 3 तरीके की चीजें करनी है। इस वाले चैप्टर को सिर्फ आरएस अग्रवाल से कंप्लीट कर लीजिए। आरएस अग्रवाल में से पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा। तो उसमें सिर्फ आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन आप लोगों को, मीन, मोड, मीडियन का, तो वो आपको चैप्टर इस वाले में बहुत आसान वाला क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आप लोगों को आसान उसी को लगेगा जिसने अपने प्रॉपर तैयारी से जाएगा और अपने पूरे माइंड को रिलैक्स कर जाएगा। ये नहीं होता कि आप पूरा चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो और उसके बाद आप होपलेस हो रहे हो। होपलेस होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपको जाना है रिलैक्स माइंड से और अच्छे से पेपर सोल्व करने हैं। 38 क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे और आपको इजीली सॉल्व करना है। दूसरी आपको थर्ड पॉइंट है आपका 14 चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता ही है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वो इसका लीप ईयर का क्वेश्चन मत छोड़िएगा। सबसे पहले लीप ईयर के सारा पैटर्न सेम चलता है, चाहे वो मंडे की बात करें, ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी बात करता है सबका सेम चलेगा। बस आप लोगों को कंप्लीट करना है, एक तो लीप ईयर, डाइस के ऊपर और आपका कॉइन के ऊपर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन ही आपका इसमें आ जाएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन बात है आपकी ये पूरे चैप्टर की, जो आपका 1 से लेकर आपके 14 तक चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लियोगे। अब मैंने आपको इसमें हर चीज बता दी है कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई चीज छूट गई है तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और अभी आपके पास पूरा टाइम है, आज का पूरी रात अभी आपके पास है। कल सुबह आप लोगों का पेपर होगा 17 फेब को 2026 को आपको कल आपका पेपर है। बस आप लोगों को ये सब चीजें, मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपने तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली होगी, आपको सब कुछ आता है। बस आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन पे कमांड करके चलना है। इतना ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन पे कमांड आपकी जरूर होनी चाहिए। क्लियर? चलिए बेटा, और आपके लिए अच्छे से ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।